नमस्कार दोस्तों। हम बैक टू बैक रिवीजन मोड के तहत कंप्यूटर 200 वन लाइनर, उसके अलावा हिंदी के टॉप 50 एमसीक्यू जैसे मैं डालना चालू किया हूँ वीडियोस। और इसी क्रम में इतिहास के हम वन लाइनर देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री वन लाइनर। अगर आप सिलेबस की ओर नज़र डालेंगे तो उसमें इतिहास का एक सेक्शन दिया हुआ है, इसमें हमारी पुरानी सभ्यता इतिहास के बारे में मेंशन किया गया, मतलब वहाँ से सवाल पूछे जाने हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री का आज हम देखेंगे, इसके अलावा फिर मैं मिडिवल का, मॉडर्न का भी डालूंगा। और एक और चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी हमसे हिस्ट्री में क्या गलती हो जाती है, हम 1947 के बाद की जो घटना है उसको नहीं पढ़ते हैं। सिलेबस में स्पष्ट तौर पे मेंशन रहता है और वहाँ से सवाल बनते हुए देखा भी है मैंने, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देख लेंगे किसी और वीडियो में, बट फिलहाल एंशिएंट हिस्ट्री के वन लाइनर हम लोग कवर करते हैं। बैक टू बैक रिविजन मोड है ये, मेरे ख्याल से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस आप पढ़ते चलिए, ध्यान से देखते चलिए। इसका पीडीएफ आपको मालूम है 2 जगह मिलता है, एक टेलीग्राम चैनल में और दूसरा एक यूट्यूब पीडीएफ करके कोर्स है एप्लीकेशन में, है ना। 11 रुपए का है, उसको ले लें, पूरा अरेंज वे में आपको सब चीज़ मिल जाएगा फोल्डर्स में, ठीक। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, ये 2 नाम आपको मिलेंगे। तो दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने, ठीक है। तो ये दोनों का नाम इस क्षेत्र के मिलता है। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो 2500 बीसी से 1750 बीसी। 2500 बीसी से 1750 बीसी। ग्रेट बात, तो देखो स्नानागार और अन्नागार ये दोनों कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला। ग्रेट बात मतलब, ग्रेट मतलब महान, महान स्नानागार एकदम विशाल स्नानागार, अन्नागार। तो महान वाला याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, महान से मोहनजोदड़ो याद कर लेना। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? तो देखो हड़प्पा, जैसे किसी को बढ़ाते हैं भगाते हैं ना, हुड रे हुड, हुड रे हुड, हुड तो हुड से हड़प्पा, रा से रावी। पुजारी की प्रस्तर मूर्तियां कहाँ से मिली हुई हैं? हड़प्पा से। तो ऐसे याद कर ले भाई, देखो बहुत सारे पंडित बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे थोड़े से डोंगी वाले जो बन जाते हैं, वो हड़प लेते हैं। तो पुजारी हड़प लेते हैं ना। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति भी कहाँ मिली है? हड़प्पा में मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। और यहीं से एक सवाल पूछा जाता है कि विभाजन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित साक्ष्य किस स्थल से ज्यादा मिले? तो वो मिले हैं लोथल से, क्योंकि जो बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, वो सब पाकिस्तान में चले गए ज्यादातर। तो गुजरात में लोथल वाला एरिया ऐसा है जहां से सबसे ज्यादा डिटेल मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। अगर मैं बात करूं लोथल में क्या क्या चीज मिला हुआ है, तो बताओ लोथल में। तो लोथल को ना बोतल से याद कर लिया, ये एक बंदरगाह भी था लोथल, है ना। लोथल को बोतल, बोतल मतलब पानी, तो वो बंदरगाह भी था लोथल, ठीक है। और उसमें जो 2 युग में जोड़ी के एक साथ शव वाले हैं वो भी लोथल में मिले हैं, ठीक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? अपठित है। हम लोग मतलब पढ़ नहीं पाए, है ना, हम पढ़ नहीं पाए, क्योंकि देखो 3 प्रकार से हम लोग इसको बांटते हैं, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इस टाइप का जो बांटते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक वो काल रहता है जिसमें भाई लिखे तो गए हम लोग, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए उस लिपि को, तो यह पठित है, नहीं पढ़ पाए। सिंधु सभ्यता का प्रमुख धातु कौन सा था? कांसा था। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। और जो एक 10 चिन्ह वाले कुछ समथिंग ऐसे पॉइंट, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, बस मैं रिलेट करके याद कर लिया हूँ कि 10 जैसे 10 सिर भाई किसके थे? रावण के, तो वो धाकड़ था धौलावीरा, तो ऐसे 10-10 वाला धौलावीरा में। सिंधु सभ्यता में नगर योजना किस पद्धति पर आधारित थी? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति मतलब कैसे होता है? देखो एकदम लाइन से, जैसे आज आधुनिक एकदम पैटर्न, ये जैसे खिड़की होता है ना, वैसे यहाँ पे घर है, घर है, घर है, घर है। और याद रखना, इनके जो दरवाजे हैं वो सामने की तरफ नहीं खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे, ठीक। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। कैसे मालूम कि लोहा से परिचित नहीं थे? ऐसे मालूम कि अभी तक उस समय का लोहा नहीं मिला है, क्योंकि कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, ये सबसे हमको बहुत सारी जानकारी पीछे की मिल जाती है कि ये पर्टिकुलर सामान या जीव या जंतु किस समय का है। तो लोहा अभी तक हमको नहीं मिला, इसलिए ये माना जाता है कि लोहा की जानकारी उनको नहीं थी। लेकिन अभी मैं बताऊं, कई सारे ऐसे साक्ष्य भी मिलते चल रहे हैं, अभी हमारे सिलेबस में अपडेट नहीं किया, हम लोग जो कंटेंट है, हम जो पढ़ाते हैं पाठ्यक्रम में, उसमें अपडेट नहीं है, लेकिन ऐसी खोज चल रही है जो उसका पूरा कार्यकाल बदल देगा, पूरा कहानी बदल देगा। और इतिहास भी बदलते रहता है, क्योंकि इतिहास जब हमारे सामने आता है तब हम इतिहास के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो अभी देखो हाल फिलहाल में महादेव घाट के पास कुछ साक्ष्य मिले, उसमें भी जानकारी मिल रही है। रीवा के पास खनन हुआ, मगवंश की जानकारी मिली, कुषाण कालीन संबंधी यहाँ पे साक्ष्य मिले महादेव में। तो फिर वो नए साक्ष्य आ जाते हैं, फिर नए राजा महाराजा यहाँ पे एंट्री, तो ये सब इतिहास भी बदलते रहता है, इसकी भी कहानी कुछ सालों बाद बदल जाएगी। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। एकदम याद रखना, यहाँ से सवाल पूछा गया, अभी पीएससी प्री के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग में आपको जमाना था। कालीबंगन तो आप इजीली जमा सकते थे, तो मैंने वैसे याद किया। देखो राजस्थान में पड़ता है गर्मी, तो गर्मी की वजह से क्या हो जाते हैं? काले, तो कालीबंगन का है राजस्थान में। जूते हुए खेत के बारे में पूछा गया था, तो जूते हुए खेत को मैं जब भी याद कराता हूँ, मेरे से कभी पढ़े हो गए, तो जूते हुए खेत को जले हुए खेत से याद करते, जले हुए खेत, तो जो जल गया वो क्या हो गया? काला हो गया। तो जूते हुए खेत कहाँ है? कालीबंगा, और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में।
सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था, है ना, कृषि व्यापार ये सब। कपास की खेती के प्रमाण किस सभ्यता से मिले? सिंधु सभ्यता। पशुपति मुहर किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। वैदिक काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो देखो हम लाइन से जितना भी उसमें सिलेबस के अंदर आ सकता था तो सबके थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये 100 वन लाइनर में मैं समेटने की कोशिश किया हूं, और ऐसे बैक टू बैक और भी बहुत सारे लाते रहेंगे जिससे रिवीजन हो जाएगा। पशुपति मुहर, सिंधु सभ्यता। वैदिक काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। देखो अलग अलग वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिसमें सबसे प्राचीन बोला जाए तो ऋग्वेद, और सबसे नवीनतम बोला जाए तो अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, ठीक है। वैदिक सभ्यता की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार, और या कुल परिवार, है ना। सभा और समिति का संबंध किस काल से है? तो वैदिक काल से है सभा समिति का। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री बोला गया है, याद रखना। और वहीं से एक सवाल भी पूछा जाता है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, मतलब ये भी पीएससी में पूछा गया था एक सवाल कि परिषद, परिषद स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, कौन सा शब्द? तो परिषद। देखो मंत्री परिषद की बैठक हुई, ऐसा करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये पीएससी में था या मेरे क्वेश्चन में था पता नहीं, बस ऐसा ध्यान आ रहा है। तो सभा और समिति ये प्रजापति की 2 पुत्री हैं, तो वहीं से भाई पुत्र बोल देते हैं अगर वो पुल्लिंग होता तो। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में लोहा। वेदों की संख्या 4 है, वेदों की संख्या 4, उपनिषद की संख्या 108, ठीक है। और वेदांग कितने हैं? तो वेदांग है 6, ठीक है। वेदांग कितने हैं? 6। 4 वेद, 108 उपनिषद और 6 वेदांग आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है क्या? उसके बाद अगर हम थोड़ा दर्शन वाला पार्ट में जाएं तो आस्तिक दर्शन 6 दर्शन है, जिसको षड दर्शन भी बोला जाता है, और नास्तिक दर्शन 3 है। क्योंकि यहां से भी आप याद रख लेंगे, यहां से सवाल पूछा था दर्शन में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो आस्तिक दर्शन, और आस्तिक का मतलब ये कदापि नहीं है कि भगवान में आस्था रखने वाला आस्तिक, वेदों के प्रति आस्था रखने वाला आस्तिक कहलाता है आस्तिक दर्शन। तो उसमें 6 दर्शन आते हैं जिसको षड दर्शन बोलते हैं। और नास्तिक में केवल और केवल 3 आता है, बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन, ठीक है। तो इन बातों को आप याद रखेंगे। अच्छा, एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, एकदम ध्यान रखना, ये कूपन कोड सरप्राइज जो है इसको मैं 27 तारीख तक का रखा हूं, यानी कि 27 आज ही है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सरप्राइज कूपन कोड लगाएंगे, इससे 10 से 30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आपके आईडी के हिसाब से 10 से 30%, तो इसका लाभ उठाएं सारे कोर्स पे। और खास करके मंडी उपनिरीक्षक का जो कोर्स है उसमें मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द आप उसमें जुड़ें और हम एक साथ पढ़ाई करें। इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों सेशन चल रही है, 4 से 7 बजे तक लाइव क्लासेस चलती हैं, ठीक है। और रिकॉर्डेड भी आपको सारे क्लासेस मिलेंगे। वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का आधार था कर्म, चिक। ये देखो मैं इंसिस्ट करूंगा आपको मंडी उपनिरीक्षक टेस्ट सीरीज, ये आपको 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा, 5 फुल एंड टेस्ट मिलेगा वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। अब देखो टेस्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, है ना, डल गया, मतलब आपको सारे टेस्ट शुरू से ही मिल जाएंगे। अब इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी डलना चालू हो गया है, तो ये मैं इंसिस्ट करूंगा इसको जरूर परचेस करें। उसके अलावा मंडी उपनिरीक्षक का जो कोर्स है वो इसमें आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं फिलहाल, वो कूपन कोड डाल के सरप्राइज, और ये रिकॉर्डेड भी मिलेगा, और अपडेटेड नोट्स, अपडेटेड कंटेंट, लाइव क्लासेस सब रहेंगे। ये इंस्टाग्राम आईडी, इसको फॉलो कर लीजिएगा, ये मेरे एप्लीकेशन डाउनलोड्स हैं, और ये टेलीग्राम चैनल है। गाय को वैदिक काल में क्या कहा गया है? अघन्य कहा गया। अघन्य मतलब जिसको मारा नहीं जाना चाहिए, है ना, जिसका वध नहीं किया जाना चाहिए। अब भाई इसी में ही ध्यान रखना, गाय के लिए दशराग युद्ध हुआ ना, दशराग युद्ध वो किसके लिए हुआ? गायों के लिए हुआ। अश्वमेध यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता था? तो साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। राजसूय यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो राज्य तिलक के लिए। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से, है ना, सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से। ऋग्वेद में कुछ प्रार्थनाओं संबंधित संकलन है, फिर हम देखें सामवेद में संगीत संबंधी है, यजुर्वेद में बलि और कर्म कांड है, और अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण मंत्र ये सब है, औषधि भी है। इन सबको ध्यान रखें। वेदों का संकलन किसने किया? वेद व्यास ने किया। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में है। बलि शब्द किससे संबंधित है? कर से। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। यहाँ से अब देखो बौद्ध, ये वैदिक वाला हो गया, अब बौद्ध और जैन भी आ जाएंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल। गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। और बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। मतलब सारा चीज वहीं सुना दिया, पहली बार में ही सारा चीज सुना दिया याद करना। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ, लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो गौतम बुद्ध ने दिया वो दिया श्रावस्ती में। तो मैं ऐसे याद कर लिया, श्रवंती नाम की एक हमारे क्लास में पढ़ती थी, तो मतलब सर्वाधिक उपदेश श्रवंती को दिया, ऐसे रिलेट कर लिए, और सारा चीज पहले बार में ही बता दिया। तो पहला उपदेश सारनाथ और सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में।
बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में चुंद नामक व्यक्ति ने उनको जो भोजन अर्पित किया उससे उनकी मृत्यु हो गई 80 साल की उम्र में। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? दुख से, कि दुख है, दुख के कारण है, उसका निरोध है, फिर दुख निरोध का मार्ग, ये 4 आर्य सत्य बताए गए। ध्यान रखना बौद्ध धर्म में 4 और 8 आपको मिलेंगे, ठीक है, 4 और 8, और जैन धर्म में 3 और 5 मिलेंगे। 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ठीक है। उसके बाद 3 जो है त्रिरत्न वाला वो जैन धर्म से संबंधित है, और 5 भी जैन धर्म से संबंधित है। अभी उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक। जिसमें 5वां जो पॉइंट था ब्रह्मचर्य, जो महावीर स्वामी द्वारा जुड़ा गया। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। अभी यहाँ से पूछा ला कि आंसर कुछ और शायद पीएससी ले लिया, जो विनय पिटक था वो नियमों का संग्रह वाला, तो बस वैसे रखना। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। तो ये भी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा बौद्ध का है, कौन सा जैन का है, तो उसको ऐसे आप याद कर सकते हो। त्रिपिटक में पिटाई वाला शब्द आ रहा है, तो बुद्धू से याद कर लेना, बुद्धू के लोग की पिटाई हो जाती है, तो ऐसे याद रखना बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म की पहली संगति कहाँ हुई? राजगिरी में, है ना। तो इसके लिए बेहतरीन कोड है, ये पूरा शायरी याद कर सकते हो। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंडल जी कंगाल है। कुंडल जी कंगाल है। तो ये चारों बौद्ध संगति से रिलेटेड पूरा डिटेल है, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, याद रहेगा। मैंने राजा महाराजा आजा से राजगिरी में हुआ पहला जो सम्मेलन बौद्ध संगति हुई, राजगिरी में हुआ। महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे, समझ लो, है ना। और आजा से अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ। दूसरा वैश्य से वैशाली सवाकामी अध्यक्ष थे, कालाशोक के समय में हुआ। तीसरा में पाटलिपुत्र में हुआ, है ना। मत से याग्ना मौलिपुत्रिस अध्यक्ष थे, और आशिक से अशोक के कार्यकाल में हुआ। चौथा हुआ कुंडल वन कश्मीर में, जी से याग्ना वसुमत्र जी उसके अध्यक्ष थे, और कंगाल से कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगति हुआ। ये सब आप याद रखेंगे। तो बौद्ध धर्म की चौथी संगति किसके समय में? कनिष्क। बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? 2 मेजर देखा था, हीनयान और महायान। जितने भी उत्तर के जो भारत देश के उत्तर साइड है वो वहां महायान प्रचलित है, और नीचे साइड देखा जाए तो हीनयान प्रचलित है, ठीक है। जैसे श्रीलंका में हीनयान, ऊपर चाइना जापान सब महायान। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, है ना। 23वें नंबर के कौन थे? पार्श्वनाथ थे। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। 16वें के कौन थे? शांतिनाथ से। 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। जैन धर्म के त्रिरत्न कहा गया है, तो ये त्रिरत्न की मैं बात कर रहा था। 3 और जो 5 हम लोग देखे, 3 और 5 जो हम लोग देख रहे थे ना, ये जैन धर्म से संबंधित है, तो त्रिरत्न की हम बात कर रहे हैं। त्रिपिटक बौद्ध है, वो पिटाई से आप याद कर लेंगे, लेकिन त्रिरत्न किसका है? जैन धर्म का है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? अहिंसा। जैन धर्म के 2 प्रमुख शाखाएं हैं, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हो, जो नग्न रहते हो, दिगंबर। महावीर का निर्माण कहाँ हुआ? पावापुरी में हुआ। कहाँ? पावापुरी में हुआ। पंच महाव्रत जो 3 और 5 की मैं बात कर रहा था, पंच महाव्रत जैन धर्म में, जिसमें 5वें ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। अजातशत्रु किस महाजनपद का शासक था? आपको मालूम है कि टोटल 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद में मगध एक प्रमुख महाजनपद था, ठीक है। जब हम लोग मगध महाजनपद के अंतर्गत आने वाले राजवंशों का पढ़ते हैं तो कई सारे कोड से हम लोग उसको याद करते हैं, ठीक है। तो हसीना की मौसी का करके हमें याद कहते हैं, हसीना की मौसी का, ऐसा करके हम एक कोड याद किए थे, है ना। हरियाक वंश, शिशुनाग वंश, नागवंश, फिर ये मौर्य वंश, नंद वंश, ऐसे बहुत सारे हम लोग वंश उसको देखे थे, वो कोड आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, फिर मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगिरी। फिर वैशाली भी हुई। मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया? उदयन ने। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य थे, जिन्होंने नंद वंश के जो एक राजा थे धनानंद, उसको मार के, उसको मौत के घाट उतार के मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? कौटिल्य है, जिनको चाणक्य भी बुलाता है, और विष्णुगुप्त भी इनका नाम है। मेगास्थनीज जिसके दरबार में आया था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसको मैं ऐसे याद कराया था भाई, सीएम करके याद किए थे, ठीक है। सबसे पहले तो CBA करके आप याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ऐसे लाइन से हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। सीएम से रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था मेगास्थनीज, एम से मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। सीएम से या MC करके आप याद कर सकते हो। फिर बिंदुसार, बाबू दाई करके रखना, डाई मेकस, डाई मेकस, तो बाबू दाई, बाबू बिंदुसार, दाई से रखना, दाई मेकस, बिंदुसार के दरबार में आया। अशोक के दरबार में डायोनिसियस आया। कौन? डायोनिसियस आया,
डायोनिसियस आया अशोक के दरबार में, ठीक है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ, और यही वो घटना थी जहां से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, दिल दुख गया, बोले कि ये सब मार काट में कुछ नहीं, और वहां अहिंसा का रुख अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सी नीति अपनाई? धम्म नीति। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है ज्यादातर, ठीक है। किसमें? ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का उपनाम क्या था? देव नाम प्रिय प्रियदर्शी, है ना, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी, ठीक। अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है? तो मौस्की अभिलेख में मिलता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था, अंतिम बृहदत्त। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की नींव रख डाली। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में कौन सा धर्म अपनाया था? तो जैन धर्म अपना लिया था। इसमें अगर मैं बात करूं प्रमुख शासकों की, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया। फिर एक जो बिंदुसार हुए इसके बाद, वो आजीवक संप्रदाय से थे, आजीवक संप्रदाय के थे, और आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, प्रोपॉन्डर कौन है? तो मक्खली गोसाल। कौन है? मक्खली गोसाल। फिर जो अशोक आए, अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध अपना लिया, और ज्यादातर अशोक के बाद जो वंशज थे वो बौद्ध धर्म अपनाए हुए थे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता किसे मिली? जेम्स प्रिसेप को। मौर्य प्रशासन की प्रकृति कैसी थी? सेंट्रलाइज था, केंद्रीकृत था, सेंट्रलाइज था, सारा चीज मतलब केंद्र के हाथों में थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। तो एक ऐसे कोड है संजय गुप्ता, ठीक है, जो क्या था? कंपनी सेक्रेटरी था, सीएस था, लेकिन उसको राज नहीं आया, आरसी, तो क्या ज्वाइन कर लिया? केंद्रीय स्कूल विद्यालय। संजय गुप्ता, सीएस, आरसी, केसवी करके हम कोड में याद किए थे। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त, ऐसे हम पूरा कोड से याद किए थे इसको। तो गुप्त वंश संस्थापक श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो समुद्रगुप्त की विजयों का अभिलेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। और आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ भी आया था समुद्रगुप्त, ठीक है, तो ये हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से ही जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? हरिसेन ने। समुद्रगुप्त को क्या बोला गया? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त के बारे में सारा चीज साथ साथ से याद हो जाएगा। एक तो ये सिंगर था, ठीक है, सिंगर था मतलब वो वीणा बजाते हुए चित्र मिला उसका कॉइन में, इसलिए एज्यूम किया गया है ना, सिंगर। तो समुद्रगुप्त एस। फिर एस से ही श्रीलंका याद करना, तो श्रीलंका के राजा ने बोध गया में बौद्ध विहार निर्माण करने की अनुमति मांगी थी। किससे? समुद्रगुप्त से, ठीक है। फिर एस से ही बहुत सारी चीजें आपको याद रह जाएंगी। एशियन में साधारण, तो एशियन इंडियन नेपोलियन बोला। किसने? एशियन इंडियन नेपोलियन बोला था। किसको बोला गया? समुद्रगुप्त को। वीएस स्मिथ ने बोला। किसने बोला? एस से ही स्मिथ, आप याद रखें। एस से अलावा और याद रखना हीरोज में भी ऐसे सारा हीरोज ऑफ 100 बैटल बोला गया। किसको? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? तो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसी के दरबार में नवरत्न लोग रहते थे, नवरत्न। गुप्त काल को किस नाम से आना था? स्वर्ण युग। फायान किस शासक के समय भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही आया था फायान, ठीक है। फिर एक वेनसांग था, वेनसांग, ठीक। तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, और वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में। एक ये लिखा फू काकी और एक सी यू की, पहले फू किया फिर सू किया, ऐसे याद करना। तो फू काकी फायान लिखा है, सी यू की वेनसांग ने लिखा हुआ है। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? गणित से। कालिदास किस काल के कवि थे? गुप्त काल के। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस काल में हो? गुप्त काल में। कुमार गुप्त ने करवाया नालंदा विश्वविद्यालय। कौन? कुमार गुप्त। गुप्त काल में प्रमुख धर्म कौन सा था? हिंदू धर्म था। गुप्त काल में भी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? तो जैसे मौर्य साम्राज्य में केंद्रीकृत थी, सेंट्रलाइज था, यहाँ डिसेंट्रलाइज हो गया, विकेंद्रीकृत, मतलब अपने अधीनस्थ लोगों को थोड़ा ज्यादा पावर देना। गुप्त वंश का अंतिम प्रमुख शासक स्कंदगुप्त। प्रमुख बोला, अंतिम शासक नहीं। SGCS के RC SV SM तो विष्णुगुप्त अंतिम शासक होता है, लेकिन अंतिम प्रमुख शासक स्कंदगुप्त। क्या? स्कंदगुप्त। ये भीतरी स्तंभ लेख किसका है? भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का ही है, जिसके बारे में उसे जानकारी मिलती है। हुणों के आक्रमण का सामना किसने किया? स्कंदगुप्त ने किया। और ये भीतरी स्तंभ लेख से ही जानकारी मिलती है कि हुणों को इसने परास्त किया। तो भीतर बुला के कांदा खुलाया करके याद किया, भीतर से भीतरी स्तंभ लेख, कांदा से स्कंदगुप्त। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये था हर्षवर्धन। इसी का बड़ा भाई था राज्यवर्धन, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? शशांक ने कर दी थी, जो कि बंगाल के गौड़ वंश का शासन था। हर्षवर्धन ने कब शासन प्रारंभ किया? 606 ईस्वी में, क्योंकि इसका जन्म होता है 590 में, और ये 16 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठ जाता है। इसकी जो बहन थी राजश्री, उसके पति को मार दिया गया था, ठीक है। हर्ष की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। और हर्ष चरित्र ग्रंथ के लेखक कौन है? बाणभट्ट थे। हर्ष के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो हर्षवर्धन के समय वेनसांग आया, जिसने एक रचना की है सीयू की। वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा में। हर्ष द्वारा रचित नाटक का नाम क्या है? तो नागानंद। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सब हर्ष द्वारा रचित हैं।
हर्ष प्रारंभ में किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। बाद में बौद्ध धर्म में की तरफ आकर्षित हो गए और हर्ष की मृत्यु हुई 647 में। हर्ष के बाद वर्धन वंश का क्या हुआ? तो पतन हो गया। संभवतः ये माना जाता है कि उनके जो वंशज नहीं रहे होंगे, इस कारण उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाया। अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 बीसी में और 323 बीसी में उसकी मृत्यु हो गई बेबीलोन में। अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे। पोरस किस क्षेत्र का शासक था? तो पोरस पंजाब का शासक था। तक्षशिला किस काल में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था? तो प्राचीन काल में, एंशिएंट हिस्ट्री में, और खास करके मौर्य साम्राज्य के समय में भी। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित था। अजंता और एलोरा गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध कला से संबंधित है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? तो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप जरूर लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। और वापस से मैं कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा, इसमें 4 से 7 लाइव क्लासेस चलती हैं। उसके अलावा आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, लाइव भी छूटेगा, तो रिकॉर्डेड में आप देख सकते हो। और अभी से सारे वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में डले हैं ऑलरेडी, फिर भी हम लाइव क्लासेस चला रहे हैं ताकि एक नयापन का आभास हो और हमारे साथ साथ आप तैयारी करें, ठीक है। और वो कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलना, सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज। ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10 से 30% का छूट मिल जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज लेना चालू करिए, ठीक है। फिर ये हमारा टेलीग्राम चैनल हो गया, वो इंस्टाग्राम आईडी है और एप्लीकेशन है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी समस्या होने पर इस नंबर पर आप, हेल्पलाइन नंबर है 8770123687, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।